पार्किंसोनिज्म। सर्वप्रथम पार्किंसोनिज्म क्या है? पार्किंसोनिज्म क्रॉनिक सीएनएस और न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम और डिसऑर्डर है जिसमें 3 मुख्य कैरेक्टर होते हैं। पहला मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, दूसरा रिजिडिटी और तीसरा ट्रिमर। मुख्य रूप से इसमें ये समझना है कि सीएनएस के अंदर एक इम्पोर्टेंट फोर ब्रेन में अंग होते हैं, वो बेसल गैंग्लिया होता है। तो यहाँ फिगर में देखिए शो किया गया है बेसल गैंग्लिया। तो कई बुक में डिफेक्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया लिखा हुआ है, पार्किंसोनिज्म बेसल गैंग्लिया में डिफेक्ट होने के कारण होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि बेसल गैंग्लिया क्या है। तो इस फिगर में बहुत अच्छी तरह से शो किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बेसल गैंग्लिया में निम्नलिखित ये पार्ट्स होते हैं। काउडेट न्यूक्लियस ये शो किया गया है। यहाँ देखिए इस ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसका एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब है। काउडेट न्यूक्लियस या पुटामेन यहाँ शो किया गया है। यहाँ देखिए पुटामेन यहाँ शो किया गया है, ये पार्ट्स जो है। इसके बाद ग्लोबस पैलिडस यहाँ शो किया गया है, ये वाली पार्ट जो है ग्लोबस पैलिडस, जो जिस कलर का ये है उस कलर का यहाँ पर ये डायग्राम शो किया गया है। कोलेस्ट्रम और एमाइगडेलॉइड चाहे एमाइगडेला, तो ये सारे पार्ट बेसल गैंग्लिया के होते हैं। तो यहाँ ये सारे पार्ट्स जो है शो किए गए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये समझना है कि जो भी पार्ट्स बेसल गैंग्लिया के जो वहाँ पर अभी हम डिस्कस किए हैं, मिड ब्रेन में एक सब्सटेंशिया निग्रा, ये बेसल गैंग्लिया द्वारा जो है वो निग्रोस्टेटियल ट्रैक द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ये मिड ब्रेन का पार्ट शो किया गया है सब्सटेंशिया निग्रा, और ये बेसल गैंग्लिया ये इसके द्वारा जो है वो निग्रोस्टेटियल ट्रैक। तो किसी किसी बुक में ये भी लिखा सब्सटेंशिया निग्रा के भी डिफेक्ट हो सकता है, निग्रोस्टेटियल ट्रैक में प्रॉब्लम होने के कारण हो सकता है, और ओवरऑल इन सब एरिया इन सब रीजन में जो है डोपामिन के कमी होने की वजह से ये समस्या, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। कहीं कहीं बेसल गैंग्लिया के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कॉर्पस स्ट्रिएटम। तो एक्चुअल में कॉर्पस स्ट्रिएटम क्या होता है? तो कॉर्पस स्ट्रिएटम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और कॉर्डेट न्यूक्लियस को संयुक्त रूप से कॉर्पस स्ट्रिएटम कहा जाता है, जो कि यहाँ देखिए डायग्राम में शो किया गया है। और एक चीज़ और शो किया गया है कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें हैं, ग्लोबस पैलिडस और पुटामेन। तो ये सारे डिफेक्ट कहीं भी हो, चाहे ग्लोबस पैलिडस का हो, पुटामेन का हो, कॉर्डेट न्यूक्लियस का हो, तो ये जो है यानी ये सारे पार्ट्स जो है बेसल गैंग्लिया का है, और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न करते हैं और पार्किंसोनिज्म की घटना होती है। तो ये सारे थोड़ा सा ये समझना जरूरी है, ये सारे पार्ट्स। अब पैथोफिजियोलॉजी हम जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो भी पार्ट्स, चाहे कॉर्पस स्ट्रिएटम हो, सब्सटेंशिया निग्रा हो, इन सब रीजन, इन सब क्षेत्र में जो है सीएनएस के, ब्रेन के, डोपामिन की कमी, पर्याप्त मात्रा में डोपामिन की सांद्रता इन सब जगह नहीं होने की वजह से जो है ये समस्या उत्पन्न होती है, पार्किंसोनिज्म की समस्या उत्पन्न होती है। अब इसमें जो पार्किंसोनिज्म के जो पेशेंट है उनमें सिम्टम क्या क्या होगा? तो जैसा कि हम बताया कि मुख्य रूप से 3 तो सिम्टम होता है, ट्रीमर, रिजिडिटी और मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन। ट्रीमर के मतलब है इनवॉलेंटरी जर्किंग मूवमेंट ऑफ द हैंड, लिम्ब और जॉ। एक्चुअल में हैंड और लिम्ब में जो है स्केलेटल मसल होता है, और हम सभी जानते हैं स्केलेटल मसल का वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, यानी इच्छापन मूवमेंट होता है। लेकिन जो पार्किंसोनिज्म के जो मरीज होते हैं उनके जो हाथ पैर का जो मूवमेंट इनवॉलेंट्री होता है, मतलब कि व्यक्ति विशेष नहीं चाहता है तो भी मूवमेंट होते रहता है। तो इसलिए ये ट्रीमर लिखा गया है, ये समझना जरूरी है।
मस्कुलर रिजिडिटी बताएं कि मसल्स स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, तो वो मस्कुलर रिजिडिटी कहा जाता है, तो मसल रिजिडिटी कहा जाता है। लॉस ऑफ मेंटल स्किल, मेंटल विजडम स्किल की कमी हो जाती है। व्यक्ति विशेष जो है डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। डिमेंटिया के मतलब ब्रेन के जो विभिन्न पार्ट्स हैं, जो अंग हैं, वो एक दूसरे के समायोजन और एक दूसरे के समायोजन डिस्टर्ब हो जाता है, डिसओरिएंटेशन हो जाता है, तो डिमेंटिया कहलाता है, जिसके वजह से बिहेवियर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। व्यक्ति विशेष का बिहेवियर सामान्य व्यक्ति के बिहेवियर से अलग होता है, पृथक होता है, तो पूरा बिहेवियर में परिवर्तन हो जाता है, उसका सोच में परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का जो सेंस है वो दोषपूर्ण हो जाता है। विजन प्रॉब्लम होता है, स्किन ऑयली हो जाता है, वेट लॉस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये सब सिम्टम है। अब इन सब सिम्टम का कारण क्या हो सकता है? कारण, पहला कारण है जेनेटिक हो सकता है। इडियोपैथिक, जो दूसरा कारण यहाँ शो किया गया है, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि वो कारण जिसका क्लियर कट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस कारण पता नहीं होता है, तो इडियोपैथिक। तो मोस्टली जो इसके कारण होता है इडियोपैथिक ही होता है। ड्रग इंड्यूस, बहुत सारे ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के कारण भी पार्किंसनिज्म जैसा सिम्टम उत्पन्न हो सकता है। टॉक्सिन, ये भी हो सकता है। हेड ट्रॉमा, हेड में इंजरी होने की वजह से सेरेब्रल एनॉक्सिया, ब्रेन के अंदर जो है ऑक्सीजन की लगातार लंबे टाइम तक ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के वजह से भी ये हो सकता है। HIV एड्स, मेनिंजाइटिस और स्ट्रोक, तो ये सब रीजन थे जिसके वजह से जो है ये सब कारण है जो कि होता था। अब हम इसका चलते हैं, जो पार्किंसनिज्म बीमारी में जो दवाएं दी जाती है उसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ क्लासिफिकेशन समझने से पहले एक चीज़ समझना जरूरी है कि जो भी यहाँ दवा ड्रग दी जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में जो निर्धारित चीज़ बताया गया, बेसल गैंग्लिया बताया गया, कॉर्पस स्टेटम बताया गया, तो इन सब में डोपामिन की कमी जो मुख्य रीजन है, बायोकेमिकल जो रीजन है, तो सभी ड्रग जो है डोपामिन की कमी को इम्प्रूव करेंगे, दूर करेंगे, और इस तरह से उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। तो यहाँ पहला जो है ड्रग दैट इंक्रीज डोपामिन कंटेंट, जो डायरेक्ट डोपामिन की जो सांद्रता को बढ़ाता है, इसमें जो मुख्य ड्रग है, मेन ड्रग जो है लेवोडोपा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके अंतर्गत 3 सब डिवीजन है इसका। डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जिसमें कार्बिडोपा, लेवोडोपा के साथ कार्बिडोपा को मिला के दिया जाता है, संयुक्त रूप से दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये डिस्कस हम बाद में करते हैं। MAOB इनहिबिटर, MAO एंजाइम है, और अगर ये एंजाइम ब्रेन के अंदर है तो ये B कहलाता है, और अगर ये पेरिफेरल रीजन में है तो MAO1 टाइप के कहा जाता है। तो जो MAOB इनहिबिटर है, सेलिजिलिन इसका एग्जाम्पल है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा जो इसका पार्ट है पेरिफेरल डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डोपामिन की जो स्वाभाविक रूप से जो डोपामिन वहाँ पाया जाता है, तो उसका एक्शन जो है रिसेप्टर मेडिएटेड होगा, और वो जो रिसेप्टर होगा वो कहा जाता है डोपामिन रिसेप्टर। तो ये हुआ। तो यहाँ जो ये होगा पेरिफेरल डोपामिन, चूंकि डोपामिन की कमी ब्रेन के अंदर है, तो पेरिफेरल रीजन में डोपामिन वो पेरिफेरल रीजन में नहीं कन्वर्ट हो, तो इसलिए जो है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसका एग्जांपल है डाउमपेरिडोन। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर पेरिफेरल रीजन में डोपामिन अगर बन जाता है, तो डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर
को क्रॉस नहीं कर पाता है, और जब डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को ही क्रॉस नहीं कर पाएगा तो सीएनएस में नहीं पहुंच पाएगा, तो सारा समस्या फिर वहीं के वहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो है ये चीज़ें आगे और हम स्पष्ट करेंगे। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, जैसा कि हम बताएं कि जो भी ड्रग्स होते हैं जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं वो एगोनिस्ट कहलाते हैं। तो डायरेक्ट जिनका सीएनएस के अंदर यानी ब्रेन के अंदर, ब्रेन में भी बेसल गैंग्लिया के अंदर जो रिसेप्टर्स है, डोपामिन रिसेप्टर है, उसको जो स्टिमुलेट करने वाले हैं, उसका एग्जांपल है ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ये लाइन याद रखने से जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आसानी से लिखा जा सकता है। ड्रग दैट रिलीज डोपामिन, डायरेक्ट जहाँ डोपामिन बनता है वहाँ से उसको रिलीज करने में जो सहायक होते हैं वो है एमांटेडिन, इसका एग्जाम्पल है। और दो और ड्रग का इसमें प्रयोग किया जाता है पार्किंसोनिज्म के उपचार में, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, इसमें बेंजट्रोपिन इसका एग्जाम्पल है, और दूसरा है एंटी हिस्टामिन डाइफिनाइलहाइड्रामिन जो है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेवोडोपा जो इस बीमारी का मुख्य दवा है। तो थोड़ी सी ये समझना है कि पेरिफेरल रीजन में लेवोडोपा से अगर हम कोई सी भी मरीज, पार्किंसनिज्म के पीड़ित मरीज को अगर लेवोडोपा हम देते हैं, ओरली अगर दिया जाता है, और पेरिफेरल रीजन में अगर ये लेवोडोपा से डोपामिन बन गया, क्योंकि ये प्रिकर्सर है, यानी लेवोडोपा से ही नेक्स्ट स्टेप जो है डोपामिन बनता है। तो अगर अभी जैसा कि हम बताएं, डोपामिन अगर पेरिफेरल रीजन में बन गया तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, तो सीएनएस तक इसका पहुंच नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर इसलिए लिखा गया डोपामिन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, so it is given in combination with carbidopa to prevent conversion into the dopamine in peripheral region। तो इसलिए यही समझना है कि पेरिफेरल रीजन में लेवोडोपा से डोपामिन नहीं बने, इसके लिए जो है इसको कंबाइंड संयुक्त रूप से कार्बिडोपा के साथ मिला के दिया जाता है। अब इसका लेवोडोपा का कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो मुख्य जो इसका एक्शन है वो सीएनएस पर है, तो जिसके कारण इसका यूज किया जाता है। तो नॉर्मल अगर व्यक्ति विशेष है, नॉर्मल व्यक्ति विशेष में जो है इसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई पार्किंसनिज्म का मरीज है तो उसमें जैसा कि हम बताएं कि 2-3 इसका सिम्टम मुख्य होता है। तो पहला है मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मसल्स का नहीं होना, तो सबसे पहले इसमें इम्प्रूवमेंट करता है। इसके बाद सेकंड ट्रीमर जो इनवॉलंटरी जर्किंग मूवमेंट होता है, तो ये इसका सीएनएस के अंदर इसका इफेक्ट है। इसके साथ साथ ये जो है अलर्टनेस को भी इम्प्रूव करता है। लेवोडोपा जो है पेशेंट के अलर्टनेस को भी इम्प्रूव, क्योंकि पेशेंट जैसा कि हम अभी इसका सिम्टम में बता रहे थे कि डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो उसमें जो है अलर्टनेस की कमी होगी, उदासीपन होगा, तो उसको दूर करेगा, तो अलर्टनेस उत्पन्न करता है। और जो है पेशेंट जो है उसका सराउंडिंग समाज के प्रति जो है, समाज से वो कट ऑफ हो जाता है, तो इसलिए समाज के प्रति जो है सकारात्मक सोच भी धीरे धीरे उत्पन्न होता है। तो वो यहाँ लिखा है टेक इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, तो ये सारे इसका सीएनएस प्रभाव है। नेक्स्ट है सीबीएस पर क्या प्रभाव होता है। तो सीबीएस पर यह है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट जीआईटी पर है, जीआईटी पर प्रभाव जो है नौसिया, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया मतलब भूख की कमी। मेटाबॉलिक प्रभाव में है कि अगर पार्किंसनिज्म का मरीज है तो उसके इंसुलिन लेवल को ये बढ़ाता है, लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति विशेष है तो उसमें उनका ग्रोथ हार्मोन लेवल बढ़ जाएगा। लेवोडोपा का कुछ एडवर्स इफेक्ट है, नौसिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है एक प्रकार के भ्रम की स्थिति, ख्वाब में रहना, तो ये हेलुसिनेशन की कंडीशन, सच्चाई से दूर, ख्वाब की दुनिया में रहना। रेस्टलेसनेस,
पोस्चुरल हाइपोटेंशन, एनीमिया और सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या की प्रवृत्ति। तो ये सब एडवर्स इफेक्ट इसका हो सकता है। अब हम जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे कि लेवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ मिलाकर संयुक्त रूप से दिया जाता है ताकि जो है पेरिफेरल रीजन में लेवोडोपा से डोपामिन नहीं बने। ये जो है पूर्ण रूप से जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके लेवोडोपा और वहाँ जाके जो है वो डोपामिन बनता है जहाँ की इसकी आवश्यकता होती है। इन दोनों के संयुक्त रूप से देने में क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर अलग से लेवोडोपा दिया जाएगा और अगर संयुक्त रूप से दिया जाता है तो इसका डोज 75% कम होगा। डोज ऑफ लेवोडोपा इज रिड्यूस टू 75% संयुक्त रूप से देने में। दूसरा, इसका एडवर्स इफेक्ट भी जो है दोनों को संयुक्त रूप से देने में काफ़ी घट जाता है। पेशेंट के स्थिति में भी सिम्टम में भी काफ़ी तीव्र गति से सुधार होता है। इम्प्रूवमेंट इज फास्टर। टॉलरेंस कम होता है संयुक्त रूप से देने में। डायूरिनल वेरिएशन भी रोका जाता है। इसके बाद एक फिगर यहाँ पर समझना है, जो चीज़ हम अभी समझाएं उसको और अच्छी ढंग से समझने के लिए इस फिगर पर थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए ये है एल डोपा यानी लेवोडोपा और ये जो है ये है पेरिफेरल रीजन। ये जो इधर है पेरिफेरल रीजन और ये बीच में जो शो किया गया है ये है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर है और इस पार हो गया पेरिफेरल रीजन और इस पार हुआ ब्रेन का रीजन हुआ। अब यहाँ पर देखिए पेरिफेरल रीजन में देखिए क्या चीज होती है। एल डोपा से देखिए डोपामिन बन गया। तो एल डोपा से डोपामिन बन गया तो हम जानते हैं कि डोपामिन फिजियोलॉजिकली और फार्माकोलॉजिकल एक्टिव पदार्थ है, यानी इसका ये लॉट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन रखने वाला ये ड्रग है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न होंगे पेरिफेरल रीजन में। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो शो किया गया है, इसलिए यहाँ पर याद करने और समझने में बहुत आसानी होगा। कार्बिडोपा, तो देखिए कार्बिडोपा क्या कर रहा है कि एल डोपा से डोपामिन बनने के लिए डोपा डी कार्बोक्सिलेज, यहाँ डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो है इसके कन्वर्सन को, इस एंजाइम को ये रोकता है। तो डोपामिन नहीं बनने देगा। जब डोपामिन नहीं बनने देगा तो ये एल डोपा जो है देखिए जो रेड कलर का जो शो किया गया है ये इजीली जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया, ये ब्रेन में पहुंच गया जहाँ की इसकी आवश्यकता है। अभी हम बताए थे बेसल गैंग्लिया, कॉर्पस स्ट्रिएटम, ये सब में इसकी आवश्यकता है तो यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ सीधे डोपा डीकार्बोक्सिलेज द्वारा डोपामिन बन गया, वन स्टेप एल डोपा से सीधे डोपामिन बन गया। अब यहाँ पर जो एक दो ड्रग जो हम आगे इसका चर्चा करेंगे, अभी हम बता रहे थे कि MAO-B इनहिबिटर, तो B जो है ब्रेन में होता है और A जो होता है इस रीजन में होता है, पेरिफेरल रीजन में होता है। तो यहाँ डोपामिन अगर ब्रेन में है तो ब्रेन में इसकी सांद्रता बनी रहे, इसके लिए जो है MAO-B इनहिबिटर का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ जो शो किया गया है सेलिजिलिन जो है ये शो किया गया है। ये ड्रग हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज समझना है। दूसरा यहाँ देखिए डोपामिन, जैसा कि हम बताए थे कोई भी ड्रग जो है वो एक्शन और रिस्पांस तभी उत्पन्न करता है जब वो रिसेप्टर के साथ संयुक्त होता है। अगर रिसेप्टर के साथ संयुक्त नहीं होगा, अगर रिसेप्टर के साथ संयुक्त होने की प्रवृत्ति को किसी भी कारण से अगर हम रोकते हैं तो उसका एक्शन ही रुकेगा, प्रिवेंट होगा। तो यहाँ देखिए कुछ ड्रग जो है डायरेक्ट डोपामिन रिसेप्टर यहाँ है, डोपामिन रिसेप्टर को रोकते हैं ताकि जब डोपामिन का एक्शन नहीं हो। तो यहाँ आप देखिए ब्रोमोक्रिप्टिन जो है, तो डायरेक्ट जो है ब्रोमोक्रिप्टिन जो है यहाँ डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। तो यहाँ डोपामिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा ताकि जो है आसानी से जो है इसका एक्शन प्रदर्शित हो सीएनएस के अंदर डोपामिन का। तो ये यहाँ ध्यान देना। तो हम इस ड्रग के बारे में भी जो आगे डिस्कस करेंगे। जो इसका एक्शन यहाँ पर जो शो किया गया ब्रोमोक्रिप्टिन और जो है सेलिजिलिन, इस ड्रग के बारे में तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना जरूरी है। एमांटेडिन एक ओरिजिनली मूल रूप से एमांटेडिन जो है एंटीवायरल ड्रग है और
इसका जो है जहां डोपामिन बनता है उसके रिलीज को ये रोकता है। एंटीवायरल प्रिवेंट द रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम द नर्व टर्मिनल। इसका एडवर्स इफेक्ट इंसोम्निया, ड्राउजनेस, वर्टिगो, कन्वल्जन और लिथार्जी। दूसरा ब्रोमोक्रिप्टिन, जैसा कि हम अभी उस फिगर में बता रहे थे कि ब्रोमोक्रिप्टिन मुख्य रूप से जो है इर्गोट अल्कोलॉइड्स है जो कि सेमी सिंथेटिक होता है, और जैसा हम बताए थे कि डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, यानी डोपामिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और इस तरह से ब्रेन के अंदर जो है डोपामिन के एक्टिविटी को बढ़ाएगा, उत्तेजित करेगा, प्रेरित करेगा। इसका एडवर्स इफेक्ट ब्रोमोक्रिप्टिन का यहाँ है पोस्चुरल हाइपोटेंशन, नौसिया, वोमिटिंग। अगर इसका प्रोलॉन्ग यूज किया जाता है तो कॉन्स्टिपेशन, अल्कोहल इंटॉलरेंस, वेसोस्पाज्म, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ये सब इसका ब्रोमोक्रिप्टिन का एडवर्स इफेक्ट है। अब थोड़ा सा करंट जो मेडिकेशन सिस्टम है रिसर्च, उसमें एक दो चीज जस्ट मेंशन किया जा सकता है कि जीन थेरेपी द्वारा भी इसको किया जाता है और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बाय सेंडिंग कंट्रोल इम्पल्स इन ब्रेन में सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कंट्रोल वे में इम्पल्स दिया जाता है और जिसके द्वारा जो है इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। अदर ट्रीटमेंट के अंतर्गत है सर्जिकल प्रोसीजर जो कि सब थैलेमिक न्यूक्लियस या ग्लोबस पैलिडस इस रीजन के किया जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा भी है। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज और योगा द्वारा भी हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इसके सिम्टम में। डाइट को बैलेंस करके कंट्रोल करके भी किया जा सकता है और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है साइकेट्रिक काउंसलिंग। काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सकारात्मक सोच उत्पन्न हो व्यक्ति विशेष पेशेंट के अंतर्गत ये है। और लास्ट में जो है डायग्नोसिस, हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, इसका निदान कैसे होता है, तो इसका निदान सिंपल है। एक तो सीटी स्कैन जो बहुत पॉपुलर है, सीटी स्कैन द्वारा हो सकता है। एक पीईटी पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये भी बहुत पॉपुलर है। एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, तो ये चीज़ें था। दिस इज ऑल अबाउट पार्किंसनिज्म। थैंक यू वेरी मच।